तो सबसे पहले बैंक्स ने क्या करा, अपने बिजनेसेस ऑप्शन को बढ़ाने के लिए वेरियस इंश्योरेंस बिजनेसेस एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या करा, इन्वेस्ट के साथ जॉइंट वेंचर शुरू करा, ताकि वो क्या कर सके, एलिजिबल फाइनेंशियल सर्विसेज और पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड कर सकें। ये सर्विसेज वो इधर डिपार्टमेंटली, मतलब अपना डिपार्टमेंट सेटअप करके या बाय सेटिंग अप सब्सिडीज क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बैंक्स, एक हम लिस्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है बैंक प्रोवाइड कर सकता है। तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ वही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड भी करनी है तो उन्हें क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो बैंक्स जब भी इन जॉइंट वेंचर्स में आए तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्यों, हम उन कुछ पार्ट्स को देखने वाले हैं कि बेसिकली बैंक्स में से क्या फीचर्स थे जिसके करके उन्हें जॉइंट वेंचर से काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो उनमें सबसे पहली चीज आती है कि बैंक्स का क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रांच नेटवर्क है। ऑलमोस्ट हर जगह पे क्या है, किसी न किसी बैंक की ब्रांच है, तो उसके थ्रू क्या है, इन सर्विसेज को एग्जामिनेशन करना टू द कस्टमर क्या होगा, बहुत ज्यादा इजी हो गया। उसके बाद लोगों का पहले ही क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट बना हुआ है। सेकंड, जो म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, दे आर द इन द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द बैंकिंग प्रोडक्ट्स, मतलब क्या है, वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स से काफी ज्यादा सिमिलर है। लाइक आप रिटर्न्स उन पे ले सकते हो, उनके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, एक्सेट्रा। पेमेंट्स भी आपने क्या करनी है, बैंक के थ्रू ही करनी है। तो इन प्रोडक्ट्स को बेचना अलॉन्ग विद द बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या है, कंपैरेटिवली इजी बन जाता है। उसके बाद कोर बैंकिंग सिस्टम के आने के करके क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड इस चीज ने क्या करा है, कस्टमर्स को वन स्टॉप शॉप की क्या करी है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करी है। तो इन चीजों के करके क्या हुआ है, जॉइंट वेंचर्स के अंदर आने से बैंक को क्या हुआ, काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। फॉर्म ऑफ बिजनेसेस में हमारे पास स्पेशल सबसे पहली जो फॉर्म आती है, जो मेन फॉर्म है चैप्टर की, दैट इज बिजनेसेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो मीनिंग्स हैं वो काफी जगह डिफाइन करे गए हैं। तो उन जगहों पे जो डिफाइन करे गए मीनिंग है, सेम मीनिंग्स हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर कंसीडर करने वाले हैं। इन नॉर्मल सेंस अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखो तो हम एक लिस्ट पढ़ेंगे, वही चीजें क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट बनती हैं। जब वो फाइनेंशियल सर्विस एक बैंक करता है तो हमें क्या कहता है कि बैंक क्या कर रहा है, बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को कंडक्ट कर रहा है। सो बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का मीनिंग एज पर दिस चैप्टर हम क्या लेने वाले हैं, सेम मीनिंग जो कि कहां दिया गया है, क्लोज ए सी डी एंड क्लोज ओ ऑफ द सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके साथ साथ जो मीनिंग दिया गया है, क्लोज सी एंड क्लोज एफ ऑफ सेक्शन 45(1) ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। उसके अलावा जो मीनिंग दिया गया है ऑफ द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अंडर द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, वो भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट माना जाता है। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट माना गया है। स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेट करना, कमोडिटीज एक्सचेंज को ऑपरेट करना, डेरिवेटिव एक्सचेंज या किसी भी ऐसे एक्सचेंज को ऑपरेट करना क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट माना जाता है। डिपोजिटरी को ऑपरेट करना भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज ही मानी गई है। उसके बाद उसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन और रिस्ट्रक्शन कंपनीज बनाना अंडर द सरसाई एक्ट 2002 भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट है। उसके अलावा मर्चेंट ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर एक्सेट्रा की सर्विसेज प्रोवाइड करना अंडर द सेबी एक्ट 1992 भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट माना गया है। उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ वर्क कर रहे हो अंडर द सेबी रेगुलेशंस एक्ट 1999, वो भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज ही मानी गई है। उसके अलावा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर आप क्या कर रहे हो, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट माना गया है। उसके अलावा पेंशन फंड्स को मैनेज करना भी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज ही कही गई हैं। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, अगर आपको फैमा एक्ट के अंदर एक ऑथराइज्ड पर्सन बना दिया गया है, मतलब ऐसा पर्सन जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील कर सकता है, तो भी आप क्या कर रहे हो, तो भी आप एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। उसके अलावा अगर टाइम टू टाइम पे आरबीआई ने कोई नोटिफाई करी है कैटेगरीज एंड अगर आप उसके अंदर फॉल कर जाते हो तो भी क्या माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल सर्विसेज को ही प्रोवाइड कर रहे हो। जो ये हमने एक लिस्ट पढ़ी है फाइनेंशियल सर्विसेज की, दीज आर द बिजनेसेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। बैंक सिर्फ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जो हम पॉइंट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज हैं वो क्या कर सकता है, बैंक डिपार्टमेंटली परफॉर्म कर सकता है, मतलब डिपार्टमेंट सेटअप करके वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए बट बैंक्स को क्या इंश्योर कराना है कि उनके पास क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद सर्विसेज एंड उन रिस्क को मिटिगेट किस तरीके से करा जाएगा, क्या मेजर्स लिए जाएंगे, उनको क्या करा जाएगा, इंक्लूड करा जाएगा। उसके बाद बैंक्स ये भी इंश्योर करेंगे केवाईसी, एमएल एंड सीएफटी गाइडलाइंस को क्या हो, कंप्लाई हो। उसके अलावा चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स के अंदर जो भी जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसका भी आपने क्या करना है, कंप्लाइज करना है। उसके बाद आरबीआई या अदर रेगुलेटर लाइक सेबी, आईआरडी और पीएफआरडी ने अगर कोई रेगुलेशंस दी है तो बैंक को ये इंश्योर कराना है कि उनकी भी रेगुलेशंस को क्या करा गया है, कंप्लाई करा गया है। तो उसके बाद बैंक कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो कि नीचे मेंशन की गई है उसके अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर पार्ट नहीं लेगा। एंड अगर उन एक्टिविटीज के अंदर भी पार्ट लेना है जो नीचे मेंशन करी गई है उसके लिए भी क्या लेनी पड़ेगी, उन्हें आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर बैंक इन्वेस्टमेंट। इसमें बेसिकली क्या है, बैंक्स अपनी ऑप्शन के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज या कंपनी जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हैं उनके अंदर क्या कर सकते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए उनके ऊपर क्या लगा दी गई है, कुछ लिमिट्स लगा दी है। लिमिट्स कहां कहां लगाई गई हैं, एक तो सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग एक्ट, एंड सेकंड आरबीआई क्या करता है, टाइम टू टाइम पे प्रूडेंशियल लिमिट्स डिफाइन कर सकता है। सो investment by a bank in a subsidiary or in a financial services company not being a subsidiary or a non financial company shall be subject to the following conditions। तो बेसिकली बैंक क्या कर सकता है, अपनी एक सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो कि सब्सिडरी नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या एक नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट उसके ऊपर क्या है, कुछ लिमिट लगा दी गई हैं। सो सबसे पहली लिमिट क्या है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक इन अ सब्सिडरी कंपनी और अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी individually shall not exceed 10% of the bank's paid up share capital and reserve as per the last audited balance sheet or subsequent balance sheet whichever is lower। So basically अगर एक बैंक अपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर या एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जो कि एक सब्सिडरी नहीं है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बैंक अपनी पेड अप शेयर कैपिटल या रिजर्व के मैक्सिमम 10% जितनी ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस डेफिनेशन इस लिमिट के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की डेफिनेशन क्या है, ऐसी कंपनी जो क्या है बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्टिविटीज के अंदर एंगेज है उसको क्या कहा जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी कहा जाएगा। उसके बाद सब्सिडरी की डेफिनेशन क्या है, वो सब्सिडरी की डेफिनेशन सेम है जो कि क्या है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ आईसीआई दी गई है। जनरली आप अगर सब्सिडरी का मीनिंग देखोगे तो सपोज अगर कंपनी ए है वो कंपनी बी में एटलीस्ट क्या है 50% शेयर्स एक्वायर कर लेती है, इट कैन बी शेयर्स, ठीक है, इट कैन बी वोटिंग पावर, ठीक है। तो अगर आप मोर देन 50% एक्वायर कर लेते हो तो क्या कहा जाएगा, कंपनी बी है वो एक ही क्या है, सब्सिडरी बन गई है, ठीक है। उसके बाद अगर एक बैंक फैक्टरिंग सब्सिडरी या फैक्टरिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट बैंक की पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती है। उसके अलावा अगर एक बैंक है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड जो कि एज एनबीएफसी सेटअप करा गया है, जिसको हम आईडीएफ एनबीएफसी कहते हैं, तो आप उसकी 49% से ज्यादा की इक्विटी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर एक बैंक आईडीएफ एनबीएफसी का स्पॉन्सर बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट उसकी 30% कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। इट मींस अ बैंक विच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एटलीस्ट 30% ऑफ इक्विटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कैन नॉट बी इट्स स्पॉन्सर, ठीक है। उसके बाद कोई भी बैंक किसी भी एनबीएफसी के अंदर जो कि क्या है एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, उसके 10% से ज्यादा उसके अंदर 10% से ज्यादा की इक्विटी होल्ड नहीं कर सकता है। बट जो ये कंडीशन है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। इट मींस कि अगर एक एनबीएफसी है वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके अंदर बैंक क्या कर सकते हैं, 10% से ज्यादा की इक्विटी होल्ड कर सकता है। उसके अलावा बैंक यूनिट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर भी 10% से ज्यादा की पेड अप कैपिटल को होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बैंक्स ऐसी कंपनीज जो कि सब्सिडरी नहीं है एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर पार्ट ले रही हैं, तो उसकी पेड अप कैपिटल का आप 10% से ज्यादा क्या नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। इसके अंदर आप क्या करोगे, आप दो लिमिट्स कंपेयर करोगे, ऐसी कंपनी जो कि एक तो सब्सिडरी नहीं है एंड आप क्या है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एंगेज है, उसकी पेड अप कैपिटल का 10% एंड अब बैंक की खुद की पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व का 10%, जो भी लोअर लिमिट आएगी आप उससे ज्यादा क्या नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या थी, कुछ प्रूडेंशियल लिमिट डिफाइन करी गई थी। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है। बेसिकली कुछ हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर बैंक्स क्या कर सकता है, 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट 30% से उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट कम रखनी पड़ेगी। सो बेसिकली जो हमने ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट देखी थी वो जनरल इन्वेस्टमेंट क्या थी कि बैंक्स अपनी पेड अप शेयर कैपिटल या प्लस रिजर्व्स का मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, 10% इन्वेस्ट कर सकता है। बट जो ये लिमिट है इसके अंदर जो नेक्स्ट वाली लिमिट्स हैं वो है कि बैंक्स क्या कर सकता है, अपनी पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, 30% इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले अगर तो जो इन्वेस्टिंग कंपनी है, द इन्वेस्टिंग कंपनीज एंगेज इन द नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज परमिटेड फॉर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 6(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बेसिकली अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बैंक्स को करने के लिए परमिशन दी गई है एंड वो एक नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, तो अगर वो कंपनी उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है तो बैंक क्या कर सकता है, 30% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज बैंक को जो इन्वेस्टमेंट है वो रिसीव हुई है एज पर सीडीआर और एसडीआर। सीडीआर और एसडीआर क्या होता है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब सपोज बैंक ने किसी को लोन दे रखा था एंड वो जो पर्सन था वो बैंकरप्ट हो जाता है, वो लोन पे नहीं करता, तो
क्या करते हैं, लिक्विडेटिंग कंपनीज होती हैं, लिक्विडेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी कंपनी को क्या करते हैं, लिक्विडेट करके उनको या लिक्विडेट कर देते हैं या रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग में बेसिकली क्या होता है, लोन के बदले बैंक जो भी क्राइटर्स होते हैं या जो भी लेंडर्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, शेयर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो उस केस में अगर बैंक्स को सीडीआर और एसडीआर के अंदर कुछ शेयर्स एक्वायर हुए हैं, तो बेसिकली क्या होगा, उनके जो लोन्स थे अब वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर कवर हो गए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो उस केस के अंदर हो सकता है जो उनकी लिमिट है वो 10% से क्या हो जाए, एक्सीड हो जाए। तो उस केस में वो 10% से जो एक्सीड वाली प्रोविजन है वो अलाउ करी गई है। बट उस केस के अंदर बैंक्स को क्या करना है, एक प्लान बनाना है कि किस तरीके से शेयर्स को क्या करा जाएगा, डिस्पोज करा जाएगा, ताकि वो वापस क्या कर सके, अपनी जो 10% वाली लिमिट है उसके अंदर ही वापस आ सके। ठीक है, उसके बाद aggregate equity investment made in all subsidiaries and other entities engaged in financial services and non-financial services including overseas investment shall not exceed 20% of the bank's paid up share capital and reserve। मतलब टोटल आप जितनी भी सब्सिडरीज होंगी, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज वाली हो या ओवरसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हो, उनके ऊपर जो कैपिंग है वो कितनी है, बैंक की पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का 20%, कि वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट जब आप ये 20% वाली लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें एक्सक्लूड कर देनी है। एक्सक्लूड क्या क्या करनी है, सबसे पहले ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी के अंदर रखी गई है एंड जिनको 90 डेज से ज्यादा के लिए क्या नहीं करा गया है, होल्ड नहीं करा गया, आप उन इन्वेस्टमेंट्स को क्या करोगे, इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दोगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ 10% इन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज एक्वायर्ड थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट। मतलब अगर आपको सीडीआर या एसडीआर के थ्रू कुछ इक्विटीज रिसीव हुई हैं, तो जितनी अमाउंट 10% से ज्यादा की आप क्या कर दोगे, उसको एक्सक्लूड कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी 20% की लिमिट को डिसाइड करोगे। सो ये क्या थी, कुछ पोटेंशियल लिमिट्स लगाई गई थी ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंक। नेक्स्ट हमारे पास आता है आरबीआई अप्रूवल। आरबीआई अप्रूवल में बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी एंड अ फाइनेंशियल कंपनी दैट इज नॉट अ सब्सिडरी एक्सेप्ट इन फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अगर आप किसी सब्सिडरी या फाइनेंशियल कंपनी जो कि सब्सिडरी नहीं है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट। बट कुछ कंडीशंस, अगर आप उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं, सबसे पहले जो कंपनी है वो क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एंगेज्ड है। कि बेसिकली अगर एक कंपनी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एंगेज है, तो आपको क्या नहीं लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बैंक का जो सीएआर है, कैपिटल रिस्क एडिक्वेट रेशो, वो पिछले साल में क्या थी, 10% थी, एंड बैंक ने पिछले साल में क्या करा है, नेट प्रॉफिट करा है, तो भी आपको क्या है, आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो बैंक की शेयर होल्डिंग है, जो भी इन्वेस्टिंग कंपनी है, मतलब जिसमें बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसकी 10% से ज्यादा की होल्डिंग बैंक के पास नहीं होगी, तो उस केस में भी क्या कर सकते हो, आप विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद aggregate shareholding of the banks along with shareholding if any of the subsidiaries or joint ventures or other entities less than 20% of the investing company paid up capital। So basically जब इन्वेस्टिंग कंपनी की बात आएगी उसके अंदर हमने क्या करा है, दो लिमिट्स लगाई हैं। दो लिमिट्स क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो क्या है, जो भी आपकी इन्वेस्टिंग कंपनी होगी उसके अंदर दो लिमिट्स क्या हैं, एक तो बैंक की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 10%, प्लस सेकंड लिमिट क्या है, बैंक एंड उसकी क्या है, अदर सब्सिडरीज प्लस उसके जॉइंट वेंचर्स, इन तीनों की इनकी सबकी मिला के शेयर होल्डिंग मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 20%। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन नॉन बैंकिंग सर्विसेज कंपनीज इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सच इन्वेस्टर्स कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल। उस केस में भी आपको क्या नहीं लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सॉरी उसके अंदर उसके लिए भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बेसिकली अगर आप एज नॉन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसकी इन्वेस्टमेंट आप उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल से 10% से ज्यादा करने वाले हो। मतलब सपोज अगर एक ऐसी कंपनी है जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है एंड उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ की, एंड अगर बैंक इन्वेस्टमेंट करके उसके अंदर 11 करोड़ एक्वायर कर रहा है, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो बेसिकली हमने आरबीआई अप्रूवल को दो कैटेगरीज में बांटा, एक कैटेगरी सब्सिडरी या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जो कि सब्सिडरी नहीं है, सेकंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो सब्सिडरी और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए हमने चार कंडीशंस पढ़ी कि उन केस में आपको आरबीआई की अप्रूवल जरूरत नहीं है।